हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेटा क्वांटम नंबर्स की बात की थी। फर्स्ट क्वांटम नंबर हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसने मैं बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रिंसिपल सेल है बेटा, और उन प्रिंसिपल सेल में 2n² से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया। फिर हमने पढ़ा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें बताया कि प्रिंसिपल सेल के अंदर भी सब सेल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में एक ही सब सेल होता है, सेकंड प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल होते हैं, थर्ड प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल होते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल सेल में 4 होते हैं, एंड सो ऑन। और फिर ये बताया कि इन सब सेल की जो एनर्जी होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल सेल के सब सेल की एनर्जी सेकंड वालों से कम होती है, थर्ड वालों से और कम होती है। ऐसे फिर उन्होंने उनके एनर्जी लेवल के बारे में बताया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। जब हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को जो स्पेक्ट्रम एमिट करता है बेटा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब देखो, न्यूक्लियस के अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो जब हमने यानी कि उस सोर्स को, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी सोर्स को जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी बेटा वो स्प्लिट हो गई इनटू नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट हो गई। यानी कि जब हमने कोई ऐसा सोर्स जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो लाइन क्या होगी, स्प्लिट होगी। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल होगा। तो यही बात ये कहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the electron of a subcell can orient themselves in certain preferred region of space around the nucleus। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट स्पेस में ओरिएंटेट कर सकता है, यानी रिवॉल्व कर सकता है। और इन रीजन को, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो एक बार और सुनें क्या कहा मैंने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सबसेल कैन ओरिएंट देमसेल्व्स इन ए सर्टेन प्रेफर्ड रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल। तो ये हमें बताएगा कि एक सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से स्पेस में मतलब ओरिएंटेट कर सकता है, डिफरेंट स्पेस में ओरिएंटेट कर सकते हैं, और इस रीजन को या स्पेस को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में बेटा, सिंस ईच ओरिएंटेशन कोरोस्पोंड टू एन ऑर्बिटल, हर एक ओरिएंटेशन ऑर्बिटल के बारे में बताती है, देयरफॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। तो ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखो, न्यूक्लियस के अराउंड प्रिंसिपल सेल बेटा, प्रिंसिपल सेल के अंदर सबसेल, अब सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, कहता ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक सिटी के अराउंड सड़क है बेटा, मान लो एक सिटी के अराउंड सड़क है, उस सड़क पे गाड़ी है, और उस गाड़ी के अंदर क्या सीट है। पहले क्या कहा, एक सड़क है, फिर कहा जी सड़क के ऊपर क्या गाड़ी है, फिर कहता गाड़ी के अंदर भी क्या अलग अलग सीट है जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये बात क्लियर होगी। तो यही बात ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड एक प्रिंसिपल सेल है, 3 डायमेंशन, उस प्रिंसिपल सेल में सब सेल है बेटा, और उन सब सेल में ऑर्बिटल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहां तक क्लियर होगी। तो यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, उन ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा जो सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं इन एनी सब सेल, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखेंगे ध्यान से बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल, अब हम करें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बेटा ऑर्बिटल वर्ड आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी
सब सेल्स। जो बेटा m होता है, m लिख लो या ml लिख लो, इसकी वैल्यू -L2 + L होती है, या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा -L2 0 2 + L, जीरो भी आपको इंक्लूड करना है इसलिए मैंने बीच में 0 लिख दिया है, ठीक है। -L से 0 और +L। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं फॉर S सब सेल, S सब सेल के लिए L क्या होता है बेटा 0, दैट मीन्स ML भी क्या होगा 0 होगा। तो यानी कि S सब सेल में एक ही ओरिएंटेशन होगी, यानी S सब सेल के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात भी करूँगा कैसे बनती है। तो ये क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा बेटा, ऐसे बॉक्स बना के लिख देते हैं। फिर मैं बात करता हूँ फॉर P सब सेल, ठीक है बेटा। P सब सेल के लिए L क्या होगा 1 होगा, तो ML की वैल्यू बेटा -1 से +1 होगी, दैट मीन्स ML बेटा -1 हो सकता है, ML 0 हो सकता है, ML +1 हो सकता है। तो कितने ऑर्बिटल बने, 3 ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स क्या हो गया बेटा, P सब सेल कंटेन या हैव, P सब सेल हैव 3 ऑर्बिटल्स, और इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। अब इनके नेम भी होते हैं बेटा, नेम कैसे देने ध्यान से देखेंगे। जब m = +1 -1 और 0 है तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब m = +1 होता है बेटा, इसको हम px लिखते हैं, ठीक है, px। m = -1 होता है बेटा, इसको हम py लिखते हैं, और ml = 0 है तो pz लिखते हैं। तो यानी कि अगर मान लो ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो ये क्या हो गया बेटा px, वैसे ऐसे लिखते हैं -1 0 py और pz। तो यानी कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे में बात कर रहा हूं फॉर D सब सेल। अब D सब सेल के लिए L = क्या होता है बेटा 2 होता है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, ML = -2 से +2, दैट मीन्स बेटा -2 -1 0 +1 +2, तो कितने हो गए 5। यानी कि D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम D सब सेल को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गए 5 ऑर्बिटल हो गए। इनके नेम कैसे बनते हैं, ML = -2 -1 0 फिर +1 और फिर बेटा +2। जब -2 होता है ML = -2, तो इसको लिखते हैं बेटा dxy, और जब ML = -1 होता है dyz, और ML = 0 होता है बेटा dz², ठीक है। और ML = +1 होता है तो dxz और dx² y², ये माइनस नहीं है, dx² y²। तो ये क्या हो गया, हमारे 5 ऑर्बिटल हो गए D सब सेल के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर F सब सेल, ये आप खुद निकाल सकते हो बेटा। फॉर F सब सेल L = क्या होगा 3 होगा, तो टोटल कितने आएंगे बेटा 7 ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो F सब सेल को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये क्या हो गया बेटा 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कहता है कि हर एक सब सेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो हमसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी नोटेशन की बात की थी लास्ट वीडियो में, वो हमसे पूछता है कैलकुलेट द क्वांटम नंबर, या फिर क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब कीजिए 3px, तो 3px में n = कितना हो गया बेटा 3 हो गया। आगे है p मतलब L = 1, और x px का मतलब कितना हो गया ML = px, देखो क्या वैल्यू है ML = +1, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्वांटम नंबर की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। तो हमने बेटा 3 क्वांटम नंबर पढ़े, उसके बाद समझेंगे। अब क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑर्बिटल है, मान लो कोई भी सब सेल है, जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, P सब सेल या D सब सेल ले सकता हूं। जो D सब सेल होता है बेटा, या कोई भी P सब सेल ले लो आप, S ले लो, P ले लो, S में तो एक ही ऑर्बिटल है। अभी मैंने क्या लिखा
कि भाई एस सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है बेटा, पी सब सेल के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी सब सेल में बेटा 5 ऑर्बिटल्स है और एफ सब सेल में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स है। एक पर्टिकुलर सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होती है इन सब की एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल इन सेम सब सेल। सेम सब सेल के लिए सब ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेट बताऊंगा मतलब क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स इनको हम बोलते हैं। ऐसा क्यों है, देखो जब आप इस सब सेल को, जैसे मान लो मैं डी सब सेल की बात कर रहा हूं, जब हम डी सब सेल की बात करते हैं बेटा, आप इस सब सेल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें लगाएंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, ये सब सेल ऐसे 2 पार्ट में टूट जाएगा। अब ये लो एनर्जी के होंगे और ये हाई एनर्जी के होंगे, यानी अब क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे ये वापस क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी में आ जाएंगे। इसलिए अपने आप को डीजनरेट करते रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो तो ये किस में आ जाते हैं, सेम एनर्जी में आ जाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने 2 बातें मेन बताई बेटा। पहला क्या बताया कि सभी सब सेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में अलग अलग ओरिएंटेशन पे रोटेट कर सकता है, तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे मूव कर सकता है, जिनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। एस सब सेल में एक ही तरह की ओरिएंटेशन होती है, पी में 3 तरह की होती है, डी में 5 तरह की और एफ में 7 तरह की, जी में 9 तरह की, फिर 11। तो ऐसे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये बताया। दूसरा ये बताया कि ये ऑर्बिटल्स इन सब की एनर्जी सेम होती है, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। सेम सब सेल की बात कर रहा हूं मैं, सेम सब सेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो। नंबर 4 हमारा है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को हम या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं या एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो नेम से पता चल रहा है स्पिन। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आपने स्पिन वर्ड सुना होगा, स्पिनर, स्पिन बॉल करने वाला, यानी कि जो बॉल को घुमाता हो। अब स्पिन कर रहा है दैट मीन्स या तो उसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। 2 तरह से बॉल घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यही बात ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन हो सकती है। तो इन्होंने ये क्या कहा, इलेक्ट्रॉन मे हैव 2 स्पिन्स। इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन हो सकते हैं बेटा। दैट मीन्स नंबर 1 क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये बात आई कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज। 2 स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता है, बट वो अपने खुद के एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, प्लस में अपने खुद के एक्सिस पे भी घूमती है। यानी कि अगर हम बात करें इस क्वांटम नंबर की, तो ये कहता है द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम नॉट ओनली मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यानी कि बात स्पिन क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नॉट ओनली मूव्स अराउंड न्यूक्लियस बट आल्सो अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमता है। देखो ये तो हो गया न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसे रोटेट हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा क्लॉकवाइज भी हो सकती है
और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो रोटेट करता है बट अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और अपने एक्सिस पे इसकी दो स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए बेटा हम क्लॉकवाइज स्पिन अगर है तो हम ऐसे लिखते हैं कि ms की वैल्यू +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर है, क्योंकि टोटल 1 होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए बेटा हम ऐसे लिखते हैं ms की वैल्यू -1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू हो सकती है, +1/2 और -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो +1/2 है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो -1/2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं चारों क्वांटम नंबर को एक बार दोबारा जस्टिफाई करता हूँ, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, 2n² से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उनकी एनर्जी निकाल सकते हो। फिर दूसरे में बताया ज्योमेट्री में भैया प्रिंसिपल सेल के अंदर कुछ सब सेल भी प्रेजेंट है। थर्ड में बताया आपके थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक में कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी है, और फिर कहता है ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी दो स्पिन हो सकती है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल के अंदर ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लॉकवाइज को हाफ एरो बना के और एंटी क्लॉकवाइज को हाफ एरो। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेट इलेक्ट्रिक, आपकी जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड या स्पिन है, स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर किसी ऑर्बिटल में दोनों स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, दोनों स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो बेटा 0 आएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, आपका क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ऐसे कंपोनेंट को हम, जैसे मान लो ये p सब सेल है बेटा, p सब सेल में मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, और तीनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, और सबकी क्या है, अपोजिट क्या है बेटा, स्पिन है। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा बेटा, क्योंकि एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे, रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अगर किसी भी सब सेल के अंदर मान लेते हैं पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, अब ये तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, बट ये तो नहीं होगा, तो यानी कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मोमेंट वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। तो आई होप आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पता चला। तो ये हो गया क्वांटम नंबर। मैं एक बार मैग्नेटिज्म को थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो चारों क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए बेटा, जिसमें हमने पहले क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल सेल, दूसरे में सेल के अंदर सब सेल, और तीसरे में कहा कि ऑर्बिटल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और फोर्थ में कहा कि ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और उनकी डिफरेंट स्पिन। ये बात उन्होंने बताई। अब हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की। देखेंगे ध्यान से, कोई भी सब सेल होता है बेटा, देखो जैसे मान लो ये कोई सब सेल है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जिसमें इनको बोलते हैं पेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, पेड इलेक्ट्रॉन है। जो अकेला होता है इसको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये आपको भरने भी सिखाएंगे कैसे भरते हैं। तो ये क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सब्सटेंस का, तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर ने दिया था, तो इसको बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो इस केस में n की वैल्यू, यहाँ जो n है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस केस में n की वैल्यू 1 है। अगर मान लो हमारे पास बेटा ऐसे d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा अनपेड है, तो इस केस में बेटा 1 2 3 4 n की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास क्या है, p ऑर्बिटल है,
और p ऑर्बिटल में सभी पेयर है, तो इस केस में n की वैल्यू 0 है। तो आप जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं वो आप n पुट कर दीजिए, उससे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज़्यादा ही क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर सभी पेड है, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। ठीक है। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, दैट मीन्स क्या होगा बेटा, n नॉट इक्वल टू 0, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। फेरोमैग्नेटिक भी होता है अगर सभी ही अनपेड हो। जैसे कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, और सभी ही अनपेड एक ही डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन देखी जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होते हैं, इनको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म पे नहीं जाना है, फिलहाल हमें सिर्फ ये पता करना है कि मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े बेटा, 4 क्वांटम नंबर का हमें पता चल गया क्या है, और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट का पता चल गया। न्यूक्लियस के अराउंड प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल में सब सेल, सब सेल में बेटा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पिन। ये बात क्लियर होगी। देखो ध्यान से, सड़क है, गांव के एक सिटी के अराउंड सड़क है, सड़क पे गाड़ी है बेटा, गाड़ी के अंदर सीट है, और सीट की अलग अलग डायरेक्शन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा है। ऐसे आप जनरली बोल सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।